Good morning, students. Today we are going to start the remaining numericals for work, energy and power. वर्क, एनर्जी और पावर की जो बाकी जो न्यूमेरिकल्स आपके रह गए थे वो आज कंप्लीट हम कर देंगे। चैप्टर आपका आज कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, दो न्यूमेरिकल्स में लिख रखे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, द लेंथ ऑफ ए स्टील वायर इंक्रीजेज बाई 0.5 सेंटीमीटर। तो वायर है, उसकी लेंथ जो है 0.5 सेंटीमीटर क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। लेंथ जो है वायर की वो कितना बढ़ जाती है, 0.5 सेंटीमीटर जो है उसकी बढ़ जाती है। कब? व्हेन इट इज लोडेड विद ए वेट ऑफ 5 kg। जब उस पर वेट जो है हम उस पर उस लोड कह सकते हो आप, उस पर हम अप्लाई करते हैं, वो कितना वेट अप्लाई करते हो, 5 kg। तो फोर्स कांस्टेंट आपको निकालना है और वर्क डन जो है उस स्ट्रेच वायर में कितना आपका होगा। सिंपल क्वेश्चन है, हेडनबर्ग की अकॉर्डिंग क्वेश्चन लिखा है, इसको आप सॉल्व कर सकते हो। इसमें लिखा हुआ है लेंथ ऑफ स्टील वायर इंक्रीज बाय 0.5 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये क्या है, इसका एक्सटेंशन हो रहा है, इसके अंदर एलोंगेशन हो रहा है। इसको मैं x ले रहा हूँ। कंप्रेशन और एलोंगेशन को हम x से रिप्रेजेंट करते हैं। तो x आपको गिवन है 0.5 सेंटीमीटर। वेट 5 kg, इसका मास है, मास डायरेक्ट है 5 kg। फोर्स कांस्टेंट को k से हम रिप्रेजेंट करते हैं एंड वर्क डन स्ट्रेचिंग वायर, इसको हम w से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये ऐसा यूनिट है, ये सीरीज यूनिट है, तो यूनिट्स हमेशा सेम होना जरूरी है, इसलिए इसको चेंज करोगे तो ये आएगा 0.5 इंटू 10⁻⁻2 मीटर में कर दिया इसको। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। तो सेंटीमीटर छोटे यूनिट है, बड़ी में कन्वर्ट कर रहे हो तो डिवाइड करोगे आप इसको। ठीक है, तो आपको यहाँ पर जो है क्या निकालना है, के निकालना है। पहले हमें के निकालना है। तो मैंने कहा था कि जितना आप उसके ऊपर एलोंगेशन होगा उसके अंदर, उतना ही उसके कोरस्पोंडिंग आपका रेस्टोरिंग फोर्स होता है। तो एक रिलेशन होता है इसमें F प्रोपोर्शनल टू द x, ये F इज इक्वल टू kx। k यहाँ पर स्प्रिंग कांस्टेंट था, F था रेस्टोरिंग फोर्स, x था कंप्रेशन। k यहाँ से क्या आएगा, k आपका आएगा F बाई x, ये तो आएगा। F आपको इसमें नहीं दे रखा, मास दे रखा है, वेट क्या होगा, इनके से ग्रेविटी हो जाएगा। फोर्स को हम यहाँ पर वेट कह सकते हैं, वेट क्या होगा आपका mg, क्यों, बॉडी का मास दे रखा, वेट mg हो जाएगा बाई x। तो k इज इक्वल टू m आपको दिया हुआ है 5, g 10 ले लो, और x जो है वो है 0.5 था, इसका ऊपर 10 कर दिया मैंने एक तो, और इसको ऊपर लिख दिया मैंने 100 आ जाएगा ऊपर। 10⁻⁻2 था ना, इसको ऊपर ले आया न्यूमरेटर के अंदर, पावर पॉजिटिव आ जाएगी, तो ये 5 से 5 आप कट जाएगा। तो सीधी सी बात है, k जो है वो आपका आएगा 10⁻3 to 5, 10⁻4 कितना आएगा, 5 आ जाएगा। 10⁻5 जो है आपका इसके अंदर आ जाएगा भाई। तो मास आपको दिया हुआ है 5, g 10 ले लिया, ठीक है, और 0.5 था उसका 10 हो गया, ये आएगा। ठीक है, नहीं 4 आएगा, 2 3 4 आएगा, 4 आएगा। ठीक है, फोर्स कांस्टेंट की यूनिट F बाई x होता है, तो इसकी यूनिट होगी न्यूटन पर मीटर, न्यूटन पर मीटर आ जाएगा। ठीक है, अब जैसे ही उसके अंदर हम ये लोड अप्लाई करते हैं वायर के क्रॉस, तो उसमें स्ट्रेच हो रहा है, वर्क स्ट्रेच होगा वायर, तो उस केस में कितना वर्क होगा, तो वर्क आपका इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में होगा। तो वर्क जो है उस केस में हम जानते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी रिलेशन करवाया था हाफ ऑफ kx स्क्वायर, ये रिलेशन आया था आपका हाफ kx स्क्वायर।
इसको हम यू भी कह सकते थे। तो हाफ के निकाल लिया 10⁴ एक्स स्क्वायर 0.5 पॉइंट आदि नीचे 100 कर दिया दोनों का मैंने, एक्स स्क्वायर 10⁻⁴। ठीक है, एक्स स्क्वायर कर दिया इसका, तो ये तो आपका कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 5 20 और 5 के 20, 1/8 रह गया आपका। क्या रह गया? लगभग 1/8 आपका। अगर इसको डिवाइड करोगे आप तो इधर लगभग 0.12 आपका आ जाएगा। वर्क की यूनिट क्या होगी? जूल। सॉल्व करोगे, हाफ ऑफ के दे रखा था आपको, निकाला अभी हमने, एक्स स्क्वायर करना था, एक्स स्क्वायर कर दिया, सॉल्व करोगे। ठीक है, तो ये सिंपल आपको क्वेश्चन दे रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, एन एलिवेटर विच कैन कैरी ए मैक्सिमम लोड। एलिवेटर जो है लिफ्ट के फॉर्म में आपका होता है, विच कैन कैरी ए मैक्सिमम लोड ऑफ 1800 किलोग्राम इज मूविंग अप विद कांस्टेंट स्पीड। ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, कांस्टेंट स्पीड दे रखा है, इस स्पीड से मूव कर रहा है। द फ्रैक्शनल फोर्स अपॉन दिस मोशन, जैसे ही ऊपर की तरफ आपका मूव करेगा एलिवेटर, तो फ्रैक्शनल फोर्स जो एक्ट कितना हो रहा है? 4000 न्यूटन। तो पावर आपको इस केस में निकालनी है, पावर वाट में निकालनी है, और एचपी हॉर्स पावर में हमें इसमें कैलकुलेट करना है। पावर जो है एचपी में और हॉर्स पावर में हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, क्वेश्चन इसमें आपको दिया हुआ है, इसको सोल्व कर रहा हूं। एन एलिवेटर, जैसे मान लो एक एलिवेटर है, डायग्राम के अकॉर्डिंग कर सकते हैं इसको। लिफ्ट के फॉर्मूले बताया था मैंने, विच कैन कैरी लोड ऑफ 1800 किलोग्राम। इसका मास दे रखा है 1800 किलोग्राम। ठीक है, तो वेट क्या होगा? वेट क्या होगा इसका? 1800 × 10 mg हो जाएगा ना वेट तो। ठीक है, ये तो मास था इसका, मास था, और वेट क्या वेट होगा mg इसका, तो क्या आ जाएगा? इज मूविंग अप विद कांस्टेंट स्पीड, ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, ऐसे कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है 2 मीटर पर सेकंड। फ्रैक्शनल फोर्स अपॉन दिस मोशन, सीधी सी बात, फ्रैक्शनल फोर्स कितना लगेगा? नीचे की तरफ लगेगा, इधर फ्रैक्शनल फोर्स लगेगा, और वो कितना लग रहा है? फ्रैक्शनल फोर्स आपको लग रहा है 4000 न्यूटन फोर्स लग रहा है, फ्रैक्शनल फोर्स। ठीक है, डिटरमाइन द पावर इन वाट। वेलोसिटी दे रखी है 2 मीटर पर सेकंड से ये मूव कर रहा है एलिवेटर, तो पावर आपको निकालनी है। इस केस में हम पावर के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे F × V। V दे रखा है आपको, P क्या लगा हो गया? F × V, फॉर्मूला हम डालते हैं। यहाँ पे नेट डाउनवर्ड फोर्स जो होगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ नेट डाउनवर्ड फोर्स किसके बराबर होगा? वो होगा, तो ये लग रहा है डायरेक्शन सेम दोनों की, तो नेट फोर्स आपका दोनों ऐड हो जाएगा 18,000 प्लस 4,000, टोटल फोर्स जो है वो आपका 22,000 न्यूटन आएगा। 22,000 न्यूटन टोटल डाउनवर्ड फोर्स आपका आएगा। बस ये दे रखा था, बाकी इसमें आपको V दिया हुआ है, P = आपका आएगा F × V। F दे रखे 22,000 × V दे रखा है 2। पावर जो है वाट में आ जाएगी 44,000 वाट। ऐसा यूनिट थी, वैसा यूनिट है, तो वाट में तो ये आएगा। पावर जो है वो वाट में आपके आ जाएगी 44,000 वाट आपका आ जाएगा। ठीक है, हॉर्स पावर में निकालना है, तो हॉर्स पावर के लिए हम ये जानते हैं 1 HP जो होता है, 1 हॉर्स पावर जो होता है वो 746 वाट होता है एक हॉर्स पावर में। वाट को हॉर्स पावर में करना तो डिवाइड कर दोगे, तो
जो आपका वाट में दे रखा है 44,000, इसको 746 से आप डिवाइड कर दोगे, ये आपका एचपी में आएगा। इसको आप डिवाइड करोगे तो अप्रोक्सीमेटली 59 एचपी आ जाएगा आपका। 59 हॉर्स पावर लिखो, एचपी लिखो यहाँ, 59 एचपी आपका ये आ जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको था। वन एचपी जो है ये आ गया, और यहां से आप इसको सोल्व करोगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हम सोल्व करते हैं इसका। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, ए बॉडी इनिशियली एट रेस्ट। पहला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, क्वेश्चन बोर्ड हेडा बोर्ड में काफी टाइम आया हुआ है सर। ए बॉडी इज initially at rest, it undergoes one dimensional motion. It undergoes one dimensional motion with constant acceleration. ठीक है, the power delivered to it at time t is proportional to, ऑप्शन दिया हुआ है इसका, is proportional to, पावर जो है किसके प्रोपोर्शनल होगी, इसमें दिया हुआ एक तो है t, फर्स्ट आंसर इसमें दे रखा है t 1/2, एक ऑप्शन इसमें दिया हुआ है आपका t टाइम की कह रहा है, एक ऑप्शन कह रहा है t रेज़ टू पावर 3/2, और एक इसमें ऑप्शन कह रहा है t स्क्वायर। ये इसका आंसर शास्त्र में दिया है, इसको सॉल्व करता हूं। क्या कह रहा है, बॉडी इनिशियली जो है एट रेस्ट, इनिशियली बॉडी किसमें है, रेस्ट पोजीशन के अंदर है। इसका मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी जो होगी वो आपकी 0 होगी। इट अंडरगोज वन डायमेंशनल मोशन, फिर बॉडी जो है वन डायमेंशनल मोशन कर रही है विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। इसका मतलब एक्सेलरेशन जो है वो क्या है आपका, कांस्टेंट है। द पावर रिलेटेड टू टाइम इज प्रोपोर्शनल टू द, पावर और टाइम आपस में कैसे प्रोपोर्शनल होंगे ये हमें बताना है, चारों में से ऑप्शन। तो पावर के लिए हम यहाँ पे फॉर्मूला जो है हम यूज करेंगे। पावर जो है हम जानते हैं F इंटू वी होता है, पावर जो होता है ना F इंटू आपका वी होता है। फोर्स को हम यहाँ पे कह सकते हैं F इज इक्वल टू ma इंटू वी, वी निकाल लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन मोशन से v इक्वल टू हम जानते हैं क्या होता है u प्लस at। फर्स्ट इक्वेशन मोशन होती है दिस इज इनिशियल वेलोसिटी, दिस इज फाइनल वेलोसिटी, a एक्सेलरेशन एंड t टाइम। u तो 0 हो गया तो v इक्वल टू आपको यहाँ पे क्या आएगा a इंटू टी आ गया। ये v की वैल्यू यहाँ पुट कर दो तो p इक्वल टू आपका ये होगा m
ए और v की वैल्यू क्या है 80 और p इज इक्वल टू आपका m a स्क्वायर इंटू टी। सिंस m मास बॉडी का एंड एक्सेलरेशन a आपका दे रखा है कांस्टेंट, a एंड m जो है ये आपकी कांस्टेंट है। बॉडी का मास तो कांस्टेंट ही होता है और एक्सेलरेशन इसमें क्या है कांस्टेंट है। इसका मतलब पावर जो है टाइम के क्या होगा डायरेक्ट प्रोपोर्शनल आ जाएगा। इसका आंसर इसका मतलब कौन सा होगा ये आ जाएगा सेकंड वन। पावर जो है डिपेंड किस पे करेगा टाइम के ऊपर आपको डिपेंड करेगा। ठीक है, इसमें यही कह रहा था बॉडी जो है रेस्ट से स्टार्ट हो रही है, इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 हो जाएगी, वन डायमेंशनल मोशन हो रही है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो पावर जो है टाइम प्रोपोर्शनल कैसे होगी P इज इक्वल टू FV, F इज इक्वल टू mv। V हमने निकाल लिया फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से, U 0 कर दिया मैंने, V इज इक्वल टू 80 कर दिया, ये वैल्यू यहां पुट कर दो इसको सॉल्व। ऐसे इसमें क्वेश्चन और भी दिया हुआ है सेम, वो भी इंपॉर्टेंट है, कई बार आया हुआ है एग्जाम में। ए बॉडी इज मूविंग, a body is moving, the body is moving unidirectionally, तो एक डायरेक्शन है उसकी यूनिडायरेक्शनल DIREC, यूनिडायरेक्शनली एक ही डायरेक्शन के अंदर बॉडी आपकी मूव कर रही है अंडर द इन्फ्लुएंसेस ऑफ ए कांस्टेंट, अंडर द इन्फ्लुएंसेस of a source of constant power, ठीक है। a displacement in time t, अभी कह रहा है its displacement in time t is proportional to its displacement in time t proportional to, फर्स्ट आंसर इसमें दिया हुआ है t 1/2, सेकंड ऑप्शन इसमें दिया हुआ है t, सेकंड है t 3/2, फोर्थ जो है वो इसका है t स्क्वायर, फोर्थ क्या है t स्क्वायर। क्या कह रहे हैं बॉडी जो है एक ही डायरेक्शन के अंदर आपकी मूव कर रही है कांस्टेंट पावर के साथ में, डिस्प्लेसमेंट ऑफ टाइम कैसे प्रोपोर्शनल आपके इस केस में आपकी होंगी, तो उसी के अकॉर्डिंग हम इसको करके देखते हैं। तो P इज इक्वल टू हम जानते हैं F इंटू V होता है, P इज इक्वल टू क्या होता है F इंटू V। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे डायमेंशन लिख लो आप एक बार, पावर कांस्टेंट है ना, पावर कांस्टेंट कर देंगे, F का डायमेंशन फोर्स का m1 l1 t - 2, और वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होगा lt - 1, तो p इज इक्वल टू आपका आ गया m l2 t रेज़ टू पावर -3, ये तो आएगा। इसका मतलब सिंस मास एंड पावर ये कांस्टेंट आपके होते ही, भाई पावर तो दे रखा है और मास बॉडी कांस्टेंट होता ही, तो मास एंड पावर आर कांस्टेंट, दोनों आपके कांस्टेंट है। तो यहां से हम कह सकते हैं L स्क्वायर t रेज़ टू पावर -3 इज इक्वल टू कांस्टेंट, इसको इधर ले लो L स्क्वायर
जो है वो बराबर हो किसकी, टी क्यू हो जाएगा, नीचे आएगा ये तो ऊपर ले आओगे, पॉजिटिव में आ जाएगी पावर। एल प्रोपोर्शनल किसका होगा, टी 3/2। एल और टाइम, डिस्प्लेसमेंट और टाइम जो है 3/2 होगा। क्या आएगा उसका 3/2, इसका मतलब आंसर इसका ही आएगा। तो पावर जो है हम जानते हैं F इंटू वी होता है। तो पहले फोर्स का और फिर वेलोसिटी का आप डायमेंशन निकाल लो, और मास और पावर कांस्टेंट है, इसका मतलब L और T जो है आपस में प्रोपोर्शनल कैसे होंगे, L इज प्रोपोर्शनल टू द T रेज़ टू पावर 3/2। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, एनसीईआरटी क्वेश्चन सोल्व कर रहा हूं मैं। ए बॉडी, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, ए बॉडी कांस्टेंट CONSTANT, ए बॉडी कांस्टेंट टू मूव along the z-axis of a coordinate system is subjected to a constant force। फोर्स आपको दिया हुआ है, F इज इक्वल टू आपको दिया हुआ है, कांस्टेंट फोर्स आपको दिया हुआ है माइनस आई कैप बोलते हैं इसको, प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, ये फोर्स दिया हुआ है आपको। न्यूटन है, फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन। आगे कह रहा है व्हाट इज वर्क डन बाय दिस फोर्स, व्हाट इज वर्क डन by this force, what is work done by this force in moving a body, over a distance of 4 meter along z axis। ये किसने दिया हुआ है, a body is constant to move along the z axis of a coordinate system is subject to a constant force। फोर्स आपको दिया हुआ है माइनस आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप न्यूटन, ये फोर्स आपको दिया हुआ है। व्हाट इज वर्क डन बाय दिस फोर्स, इस फोर्स से आपका वर्क डन कितना होगा, इन मूविंग बॉडी और डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर, डिस्टेंस दिया हुआ है 4 मीटर अलोंग जेड एक्सिस। एक बात ध्यान रखो, डिस्प्लेसमेंट जो हो रहा है वो जेड एक्सिस के अलोंग हो रहा है, इसको आप वेक्टर के फॉर्म में लिखोगे। एक बात आप ध्यान रखोगे, हमेशा एक्स एक्सिस का यूनिट वेक्टर आई कैप, वाई एक्सिस का यूनिट वेक्टर जे कैप और जेड एक्सिस का यूनिट वेक्टर होता है के कैप। इसलिए कि हम इसको ऐसे लिखेंगे 4k कैप, क्योंकि वो जेड एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है बॉडी। यदि वाई एक्सिस के अलोंग मूव करता तो यहाँ पे जे कैप लेता मैं, ठीक है। अब आप जानते हो वर्क डन जो है वो हम जानते हैं क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। वर्क इज इक्वल टू द डॉट प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। फोर्स आपको दिया हुआ है आई कैप
प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप डॉट एस। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो है वो आपको दिया हुआ है कितना 4k कैप, ये आपका आ जाएगा, बताया था मैंने i डॉट j वो बराबर 0 होता है। सेम यूनिट वेक्टर्स का i डॉट i वो तो आपका 1 होता है, j डॉट j 1 होता है। अपोजिट यूनिट वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट हमेशा 0 होता है। यहाँ पे इसका इसको इससे करोगे 0 आएगा, इसको इससे करोगे क्या आएगा 0 आएगा, प्लस इसको इससे कर दो 12k डॉट k, 12 इंटू 1 हो जाएगा, सीधी सी बात है, इसका आंसर आएगा 12 जूल आएगा। वैक्यूम कितना आएगा आपका 12 जूल आपका ये आएगा। क्वेश्चन में आपको दिया हुआ था वर्क डन दे रखा था, वर्क डन निकालना था, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट गिवन दे रखा, वेक्टर के फॉर्म में दे रखा था, उसी फॉर्म में इसको मैंने निकाला। ठीक है, ये क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे, मुझे बस तो काफी अभी और भी हो, उनको फिर बाद में हम करते हैं एक बार। ठीक है, इतना ही करो आप उनको। नोट्स की कॉपी कंप्लीट तैयार होनी चाहिए आपकी, बार बार कह रहा हूँ मैं आपको। ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, अब हम कल जो सेकंड यूनिट जो आपकी रह रही है वो स्टार्ट करेंगे। आपको 3 यूनिट मैंने करवा दी है, फर्स्ट कंप्लीट होगी, इसके बाद आपकी थर्ड यूनिट कंप्लीट होगी और ये फोर्थ मैंने कंप्लीट करवा दी। अब हम सेकंड यूनिट जो है उसको लेके चलेंगे, कल वो स्टार्ट करेंगे। थैंक्स।